सो हे यूट्यूब फैमिली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की एक नई सीरीज जिसमें मैं क्लास ट्वेल्थ के सारे चैप्टर्स कवर कराऊंगा फर्स्ट से लेके लास्ट तक। और हम अप्रोक्स हर वीक एक नई यूनिट पढ़ेंगे। हर वीक में मेरी लेक्चर 2 या 3 पार्ट में आएंगे जिसमें कि पूरा चैप्टर कवर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन चैप्टर्स को मैं जूम क्लासेस पर भी पढ़ाऊंगा आगे आगे जैसे हम फर्दर। और अगर आपको अच्छी वीडियोस लगे अपने दोस्तों को शेयर करें और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पर वीक न्यू चैप्टर के साथ। हम अगस्त सितंबर तक आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। सो इस चैप्टर में फर्स्ट हमारे महेश्वरी के बारे में दिया गया है जिनका नाम है पूरा पंचानंद महेश्वरी, लेकिन ये महेश्वरी पी महेश्वरी के नाम से फेमस है, जिनका जन्म 1904 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था। ये इलाहाबाद चले गए थे पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। फिर उसके बाद एक टीचर थे डॉक्टर डब्ल्यू डीजवन। इन्होंने क्या किया था, इनको मोटिवेट किया था फर्दर बॉटनी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। इन्होंने वर्क किया था एमब्रियोलॉजिकल स्पेक्ट्स पे, और बेसिकली इन्होंने वर्क किया था प्लांट टिश्यू कल्चर पे और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे और इंट्रावेरियन पोलिनेशन पे। और इन्होंने एस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जो कहाँ पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन आया था, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए थे, बीच में से उठा के दे दिए थे प्रीफेस से नीट में। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सीयूईटी या किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी उन्हें फेलोशिप के द्वारा ऑनर्ड किया गया था, जो फेलोशिप थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की। ठीक है। इनका बाद में एनसीईआरटी में भी पल ले, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे आपको बता दिए। सो चलो चैप्टर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले आपकी एनसीईआरटी में एक और चैप्टर हुआ करता था। ठीक है। मेरे को लगता था वो इससे पहले जो चैप्टर था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा बेसिक दिया हुआ था कि मोनोगैमी पोलोगैमी, मतलब बहुत सारी ही तो बेसिक थी उसमें। चलो कोई नहीं, हम पढ़ते हैं और जो भी मेरे को उस चैप्टर से बेसिक लगेगा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बीच बीच में कवर कराता चलूंगा। Are we not lucky that plant reproduce sexually? The myriads of flowers that we enjoy grazing the scenes and that attract us and ये पहले चलो इस पूरे पैराग्राफ को मैं आपको समझा देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, पहले कहना चाह रहा है कि जो मिरार्ड्स ऑफ फ्लावर यानी कि बहुत सारे फ्लावर जैसे आप कहीं फॉरेस्ट में देखते होगे या फिर कहीं भी देखते होगे, उसमें क्या है, जब आपको सैंड्स यानी कि फ्लावर्स से जो अट्रैक्शन होती है, ये फ्लावर्स जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। उसके बाद जो एंजियोस्पर्म है उनमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में कोई, या उससे जितने भी नीचे वाली कैटेगरी के प्लांट्स हैं उनमें कोई फ्लावर नहीं होता, केवल एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है। सो ये लिख रखा है द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें नीचे डिस्क्राइब कर रखा है एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म इन सब के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सो 1.1 फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिंग भी कह सकते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स, साइंस टाइम इमोर्टल। ह्यूमन बींग्स का एक अच्छा खासा रिलेशनशिप रहा है फ्लावर्स के साथ। फ्लावर्स को हम एस्थेटिक्स की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो कुछ लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। हर धर्म में फ्लावर्स को कहीं ना कहीं यूज किया जा सकता है और रिलीजियस कल्चरल वैल्यू में यूज किया जा सकता है। फीलिंग एज लव, किसी को प्रपोज करने के लिए, फीलिंग ऑफ लव दिखाने के लिए, हैप्पीनेस खुशी दिखाने के लिए फ्लावर्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन दी गई है, कोई आपको 5 ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट भी है फ्लावर का डायग्राम बताया गया है। तो फ्लावर के डायग्राम देखो, आपको दिखाया गया है इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। देखो स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। नेक्स्ट है एंथर, फिर आते हैं पेटल और फिर आते हैं सेपल। देखो, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं आप, सेट सेपल, ऐसे याद कर सकते हो सेपल। सेपल के बाद आते हैं पेटल, पेटल के बाद आते हैं एंथर और एंथर के बाद आता है स्टिग्मा। देखो, सेपल और पेटल प्लांट के बाहर के पार्ट होते हैं। एंड्रोशियम जिसको कि मेल पार्ट बोला जा सकता है। स्टिग्मा गाइनोशियम जहां पर एंथर आके फ्यूज करेगा और जिससे प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा उसको स्टिग्मा बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है सबसे पहले सेपल, और हमें बताना है कि सेपल को हम और क्या बोल सकते हैं,
किसी को पता है सेपल और पेटल को हम और क्या बोल सकते हैं? सेपल को बोला जाता है कैलिक्स, और पेटल को, कोई मुझे पेटल को बताएगा? हाँ, एनीवन? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, फिर मैं आगे आगे लाइव स्ट्रीमिंग भी करूंगा। पेटल को बोला जाता है कोरोला, और जो एंथर होते हैं, जो मेल पार्ट होते हैं, उनको बोला जाता है एंड्रोशियम। उनको क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। और जो फीमेल पार्ट है, इसको इसको बोला जाता है गाइनोशियम। इसको क्या बोला जाता है? गाइनोशियम। गाइनोशियम। ठीक है। तो मैंने आपको फ्लोवर के बारे में एक और बार बता देता हूँ आपको। फ्लोवर होता है बेसिकली, उसमें फीमेल की पार्ट होता है, जिसके सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, जहाँ पर पोलन आके लैंड करता है। फिर स्टाइल इसमें से मूव करके ओवेरी में जाता है, जिसके पास ओवेरी में एग्स होते हैं, जहाँ पे हमारे जो पोलन है वो उसके साथ फ्यूज करते हैं, जिससे कि ट्रिपल फ्यूजन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन, जो भी आगे प्रोसेस होगा, जिससे कि फ्लोवर बनता है। ठीक है, सीड बनते हैं ओव्यूल से। ठीक है। एंथर, एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर जो आपने देखे होंगे ना, येलो येलो से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। कुछ में दिखाई देते हैं, कुछ में अंदर, एंथर के अंदर होते हैं, और कुछ में बाहरी होते हैं। तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट है पेटल। मैं आपको एक फ्लोवर लाऊंगा कल, उसको दिखाऊंगा कि उसमें पहले जब छीलते हैं उसमें पहले निकलती है सेपल, जिसको कैलिक्स बोलते हैं, फिर पेटल, कोरोला, फिर उसके अंदर एंथर निकलते हैं, और फिर अंदर काइनोशियम। आप हिबिस्कस रोजा जो आप बाहर प्लांट देखते हो, उसमें आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मैं आपको कल दिखा सकता हूँ। ठीक है। So first is pre-fertilization structures and events. Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to a flower has taken place. Several hormonal and structural changes, the floral pyramidum, inflorescence and formed, which bear the floral buds and then the flowers. तो इसमें बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि फ्लोवर बनने से पहले बहुत सारे स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे कि एक फ्लोवर बनता है। ठीक है। इनफ्लोरेसेंस बनता है, प्रिमोर्डियम बनती है, फ्लोरल बर्ड्स बनती है, फिर उसके बाद फ्लोवर बनता है। ठीक है। इन द फ्लोवर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द एंड्रोसियम, मैंने बताया एंड्रोसियम आपको, एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप्ड होते हैं, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसने क्या बोला है? जो एंथर होते हैं या फिर जो एंड्रोशियम होता है, उसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है, और जो गाइनोशियम होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। देखो, मैंने लास्ट में आपको दिखाया था एंथर, एंथर के अंदर पोलन सेक्स होते हैं, और उन पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो ये वाली डंडी होती है ना, डंडी एंथर की, इस डंडी को बोला जाता है फिलामेंट या फिर स्टॉक। ठीक है। चलो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। थोड़ा सा मैं इस लाइन को पतली कर लेता हूँ, ज्यादा थिक हो रही है। ओके, नाउ इट इज फाइन। फिगर शोज द टू पार्ट्स ऑफ अ टाइपिकल स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट के बारे में बताया गया है। द लॉन्ग एंड द सिलेंडर स्टॉक इज कॉल्ड एज द फिलामेंट। जो ये लंबी सी डंडी होती है, इसको फिलामेंट बोला जाता है। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द एंथर। और जो टर्मिनल पार्ट पे देखो, ये दो लोब दिखाए गए हैं, ये दो लोब है ना, ये एक लाइन है, इससे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, दो लोब हैं, तो इसको बोले हैं बाई लोब्ड। देखो ऐसे दो लोब हैं इसमें, एक लाइन है बीच में, ये दो लोब है। इन दोनों लोब को इसने क्या बोला है? बाई लोब्ड। एंथर कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है। उसके बाद the proximal end of the filament is attached to the thalamus और the petal of the flower। देखो, जो प्रोक्सिमल नीचे का पार्ट है वो किससे अटैच है? वो कहना चाह रहा है कि ये पेटल से अटैच होता है। ये पेटल है ना, ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये किससे अटैच है? देखो मैं दूसरे कलर से आपको शो करता हूँ। जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो नीचे किससे अटैच है? पेटल से अटैच है। ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर करेंगे हम।
The number and the length of the stamens are variable in flowers of different plant. जो नंबर होती है और जो लेंथ होती है स्टेमन की, ये पूरा एक स्टेमन का डायग्राम है। ये एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के स्टेमन बोलते हैं। तो जो स्टेमन की जो लेंथ है और जो इसके नंबर है वो डिफरेंट प्लांट के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन each from 10 flowers each so different species and arrange them on a slide you would able to appreciate the large variation in size seen in nature। तो वही बताया गया है कि अगर आप 10 प्लांट से 10 तरह के एंथर या स्टेमन लेते हो तो 10 के 10 स्टेमन में आपको डिफरेंट तरह की फिलामेंट देखने को मिलेगी और डिफरेंट नंबर ऑफ एंथर देखने को मिलेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, मैंने आपको बताया बाइलोब्ड होता है, विद ईच लोब हैविंग टू थीका दे आर डाइथिकस। देखो, जब एक लोब को ओपन करेंगे ना हम, एक लोब को ओपन करने के बाद इसके अंदर दो थीका होंगे, देखो ये दिखाए गए हैं। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ईच लोब को डिफरेंशिएट करने के बाद दो थीका होंगे, देखो एक तो ये रहा, ईच लोब्ड हैविंग टू थीका, ठीक है। ईच लोब्ड हैविंग टू थीका, often a longitudinal grooves run lengthwise separating the theca। देखो ये longitudinal groove है जो इनको separate कर रही है। and various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther। The bilobed nature of an anther is very distinct in transverse section of the nature। The anther is four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia, two in each lobe। देखो अब इसमें ईच में दो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कि एक एंथर में टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो ये कहना चाह रहा है इट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। चार माइक्रोस्पोरेंजियम है, मतलब टेट्रागोनल कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये इनको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, दो है ईच लोब में। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, दो है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम कितनी है, दो है ईच लोब में। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड माइक्रोस्पोरेंजिया जब मैच्योर होती है, फर्दर डेवलप होती है, तो पोलन सेक्स बनाती है। और पोलन सेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा एंथर, एंथर बाइलोब्ड होता है और उसके पास दो थीका होते हैं, तो डाइथीकस भी बोलते हैं उसको। उसके पास एक फिलामेंट होती है जो थैलेमस से अटैच होती है। थैलेमस पेटल से अटैच होता है या फिर कोरोला से अटैच होता है। और जब उसको खोलते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं या फिर टेट्रागोनल माइक्रोस्पोरेंजिया। दो होते हैं ईच लोब के पास, क्योंकि बाइलोब्ड है तो दो माइक्रोस्पोरेंजिया ईच लोब के पास, तो टेट्रागोनल हो गए। अब उसके अंदर पोलन सेक्स होते हैं, उसके अंदर पोलन सेक्स होते हैं और पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर बताना है माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है। तो इन ट्रांसवर्स section, a typical microsporangium appears near circular in outline। circular है microsporangium, दिख रहा है आपको, surrounded by four wall layers। इसके पास चार wall layers होती हैं। most important thing, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। जो सबसे बाहर वाली होती है उसको टेपिटम लेयर बोलते हैं। इसके पास कितनी लेयर होती हैं, चार लेयर होती हैं। चार लेयर को हम ऐसे बनाते हैं, एक दो तीन चार। तो जो सबसे बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं टैपेटम, उसके अंदर वाली को बोलते हैं मिडल लेयर, उसके अंदर वाली को क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। उसके अंदर वाली को बोलते हैं एंडोथीशियम, और सबसे अंदर उसके बाद एपिडर्मिस। तो ऐसे याद रखनी है आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। सो द एपिडर्मिस एंडोथीनियम, ठीक है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम। देखो इन्होंने दूसरी साइड से लिया गया है, तो इनकी जो इनर मोस्ट लेयर आ रही है वो आ रही है टैपेटम। जो इनकी इनर मोस्ट आ रही है वो आ रही है टैपेटम। टैपेटम क्या काम करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जो पोलन ग्रेन डेवलप होंगे उनको। तो टैपेटम क्या प्रोवाइड करती है, नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म
एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। तो टैपेटम के पास क्या याद रखना है हमको? टैपेटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। टैपेटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इसके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होती हैं, ठीक है। मोर देन, हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, इसके पास मोर देन वन न्यूक्लियस होती है, मल्टी न्यूक्लियस लिख देता हूँ, मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इट इज अबाउट टैपेटम। सो नेक्स्ट वी हैव व्हेन द एंथर, एक सेकेंड रुको। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporum. जब एंथर हमारा यंग होता है तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल्स होता है जिसको स्पोरोजेनियस टिश्यू कहते हैं, जो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है। अब एक प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप द स्पोर ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू अंडरगो, देखो स्पोरोजेनियस टिश्यू से एंथर बन रहे हैं। स्पोरोजेनियस टिश्यू जब भी म्यूटिक डिवीजन को और क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, जब भी रिडक्शनल डिवीजन के अंदर जाएगा तो वो फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाएगा, यानी कि 4 माइक्रोस्कोप के टेट्राड्स बनाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है व्हाट वुड बी द फ्लोइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। अब जो इन टेट्राड की है वो फ्लोइडी क्या होगी, एदर इट इज एन, एदर इट इज 2n, इट इज 3n, ठीक है। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वेट एक मिनट, ये एक स्लाइड मिसिंग है, मैं अभी इसको अरेंज कर देता हूँ, वेट जस्ट 1 सेकेंड। सो दिस इज अवर स्लाइड जो मिस हो गई थी, चलो कोई नहीं। तो इसमें दिखाई गई है एक मिडल लेयर है हमारे पास, और देखो कनेक्टिव टिश्यू इनसाइड, उसके ऊपर एपिडर्मिस लेयर है, फिर एंडोथीशियम है, फिर स्पोरोजिनियस है, और जो सबसे अंदर की है वो टैपेटम है। मैं आपको बाहर से दिखा रहा था इसलिए आपको अपोजिट लग रही होगी, लेकिन देखो टैपेटम, फिर स्पोरोजेनियस टिश्यू, फिर एंडोथीशियम, फिर कनेक्टिव, ठीक है। और उसके बीच में मिडल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है, टैपेटम, टैपेटम के बाद आती है मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद एंडोथीशियम, फिर एपिडर्मिस, ठीक है। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू इज गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड देते हैं। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू अ meiosis इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर से पोलन के बनने के प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ईच मदर सेल एंड डेवलप पोलन ग्रेन्स inside each microsporangium several thousand of microspores or pollens grains are present and released with the dehiscence of anther। देखो एक लाइन ऑफ डिहेसेंस थी ऊपर जब हमने पढ़ा था, तो इस लाइन ऑफ डिहेसेंस से क्या होते हैं, एंथर रिलीज होते हैं जब भी एंथर मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैनी मैनी पोलन ग्रेन्स, देखो ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए, अब ये लाइन ऑफ डिहेसेंस से यानी कि यहाँ से ये रिलीज हो जाएंगे, बस यही बताया गया है इसमें। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट होते हैं। इफ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर्स यू विल फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश, मैंने आपको बताया था येलो पाउडर की तरह ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। येलो पाउडर इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखें, या फिर वैसे भी दिख जाते हैं। जैसे आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इनकी अलग अलग वैरायटी दिखेंगी आपको, अलग अलग डिजाइन दिखेंगी, अलग अलग शेप्स दिखेंगी, ठीक है। देखो ये दिखा रखे हैं कुछ तरह के माइक्रोस्कोप ऊपर आपको इमेज में, तो आपको कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे अलग अलग, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मीजर अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते हैं। इट हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, इसके पास टू लेयर्ड वॉल होती है। द हार्ड आउटर कॉल्ड एज द एक्साइन, जो आउटर की लेयर होती है उसको एक्साइन बोलते हैं। इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन की बनी होती है।
जिसको मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल बोला जाता है। देखो, जो आउटर वॉल होती है वो एक्साइन होती है, ठीक है। जो आउटर वॉल होती है वो एक्साइन होती है, जो इनर वॉल होती है वो इंटाइन होती है। जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट इन ऑर्गेनिक, मतलब इसको जल्दी से डिग्रेड नहीं किया जा सकता और ये किसी भी टेम्परेचर पर स्टैंड कर सकता है। पोलन ग्रेन्स एक्साइन हैज प्रोमिनेंट स्पर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। पोलन ग्रेन्स के ऊपर जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको इन जर्म पोर्स का काम बताना है। स्पोरोपोलिन की वजह से पोलन ग्रेन्स को हम किसकी तरह स्टोर रख सकते हैं? हम इनको किस तरह से स्टोर रख सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? Yes, it is stored as fossils. The exine exhibit a fascinating array of patterns and design. What you think about should be it hard? क्या exine hard होगी? मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्या exine hard सोच सकती है? और यहाँ पर आपको जर्म पोर्स बताया मैंने, स्पोरोपोलिन के ऊपर जर्म एक अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या आप मुझे उन जर्म पोर्स का फंक्शन बता सकते हो? तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इफ यू नो। ठीक है। द इनर वॉल लेयर इज मेड अप ऑफ इंटाइन, और इंटाइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। देखो, जो एक्साइन बनी होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। देखो, एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन, ठीक है। और इंटाइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है, तो दिखेगा, ठीक है। एक्साइन, स्पोरोपोलिन, इंटाइन, सेलुलोज और पेक्टिन। नेक्स्ट है द साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज मैच्योर, इट कंटेन्स टू प्लाई। जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन्स का, उसके पास दो सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बिगर होती है, देखो, वेजिटेटिव सेल बिगर होती है और जनरेटिव सेल स्मॉल होती है। फ्लोज ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ द, देखो, वेजिटेटिव सेल बिगर है और ये जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म पर तैर रही है, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो वेजिटेटिव सेल के अंदर या वैसे वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल बड़ा बिगर होती है, जनरेटिव स्मॉल होती है। सो और is small and floats in the cytoplasm of nucleus. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. 60% of the angiosperm pollen grain generative cell divides mitotically, give rise to two male. देखो, जो जनरेटिव सेल होती है वो माइटोटिकली डिवाइड होती है, ठीक है। माइटोटिक मतलब इक्वेशनल डिवीजन से डिवाइड होती है और दो मेल गैमीट देती है बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेडेड। देखो, ये आप पढ़ोगे अभी डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, मैं बताऊंगा वेजिटेटिव सेल क्या का काम हुआ और जनरेटिव सेल का क्या काम हुआ, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि वेजिटेटिव सेल होती है और जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल के अंदर वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल तैर रही होती है। तो पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कोज एलर्जीज, ब्रोंकियल अफेक्शंस। तो ये पोलन ग्रेन्स के बारे में दिया हुआ है कि पोलन ग्रेन्स कुछ लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। तो मैं इस टॉपिक को अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वैसे ही आपको बताता हूँ आगे क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया गया है कि जिस पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की एलर्जी कोज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेल्स में, ठीक है। मतलब मेल्स में, फीमेल्स में, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में। आगे बताइए कि कौन सा पोलन ग्रेन्स कितने ज़्यादा समय तक सरवाइव कर सकता है, जस्ट इसके बारे में बताएं, ठीक है। तो आप खुद पढ़ना। आपको कैसी लगी वीडियो, और दिस इज माय द फर्स्ट वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना और सपोर्ट करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।